हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कौन कौन है क्लास में? गुड मॉर्निंग। सार्थक, आर्यन, भावेश, जन्नत। कौन कौन है और? आइए देख। कृतिका, महक, मयंक, ओजस्विनी, प्रखर, रितिका, राधा, ऋतु, सरबजीत, सौरभ, स्वयं, विशाखा। ओके, अच्छी स्ट्रेंथ है आज। आइए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बेटा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए स्टार्ट करेंगे। प्लीज ज्वाइन द क्लास फास्ट। ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऋतिका आज काफी दिनों क्लास में दिखी है। ओके, फाइन। यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करेंगे बेटा। ओके, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमने खत्म कर लिया था, राइट? बिजनेस एनवायरनमेंट हमने खत्म कर लिया था बेटा। उसके कुछ एमसीक्यूज बाकी थे, तो जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं। 15-20 मिनट्स में एमसीक्यूज खत्म करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का, राइट? एंड उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 2 दिन का चैप्टर वो। आज आधे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे उसके, कल भी थोड़े से कॉन्सेप्ट कर लेंगे और उसके एमसीक्यूज कल हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो बेटा, अब थोड़े थोड़े छोटे छोटे चैप्टर से बचे हैं आपके इसमें बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में, जो आपको फोकस करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, ठीक है? अभी वो रहता है। तो पहले तो जो मैंने 2 यूनिट्स उठाए हैं वो आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। काफी कॉन्सेप्ट्स आपने पहले पढ़ रखे हैं। 2-2 दिन के चैप्टर्स हैं। फटाफट से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, समझेंगे, रिटर्न में नोट्स लेंगे, ठीक है? जो चीज इलैबोरेट करनी होगी मैं उसको समझा दूंगा अच्छे से। एंड जो चीज शॉर्ट्स में होंगी कि चलो इतना इतना पॉइंटर्स में लिखते चलो, ठीक है, तो वो आप नोट कर लेना। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यू सॉल्व करना। तो मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व कर लो। दिस इज द मीडियम लेवल की जो पेपर है वो ऐसा ही लेवल होगा, ठीक है? तो जिसने मटेरियल के एमसीक्यू सॉल्व कर रखे हैं वो समझो उसको हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल भी, सिंपल टू सिंपल भी। अब पेपर तो मॉडरेट बनता है, पेपर हार्ड नहीं आता, पेपर मॉडरेट लेवल पे बनता है, ठीक है बेटा? आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे महक बेटा, चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। वाई चैप्टर 3 नॉट? बिकॉज उसमें ना कंपनी के डिटेल्स हैं। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज इमर्जिंग कंपनीज कौन सी हैं, जो टॉप कंपनीज मानी जाती हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में। तो वो जो चैप्टर है ना वो आपका एक डिटेल है अबाउट द टॉप 5 और वी कैन से टॉप 8 और टॉप 10 कंपनीज का, ठीक है? तो वो हम करेंगे, बट पहले हम वो चैप्टर्स उठाएंगे जिसमें हमें लगता है कि ये फटाफट निपटेगा, ठीक है? जिसमें एक डे डिसाइडेड है कि इसको हम इतने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चैप्टर 3 को भी रोक के चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि उसमें 2 दिन का टाइम लगना है खत्म। फिर चैप्टर 5 करेंगे, उसमें भी 2 दिन का टाइम लगना है, बिकॉज 3-4 इंस्टीट्यूशंस बताने हैं आपको, आपने पहले भी सुने होंगे। सेबी के बारे में पढ़ लेंगे, है ना? उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, उसके फंक्शंस मेन यही है सबके। आरबीआई के बारे में पढ़ लेंगे, है ना? और आपके LIC वगैरह है, नाबार्ड है। तो इन सब 4-5 इंस्टीट्यूशंस को पढ़ के सपोज करो, बस ये समझ लो इस वीक में आपका चैप्टर 4 चैप्टर 5 भी खत्म हो जाएगा। एंड कोशिश की गई तो चैप्टर 6 भी हो सकता है, बिकॉज उसमें बिजनेस टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ नहीं। 1 दिन का चैप्टर है, टाइम मिला सैटरडे को 2 घंटे की क्लास में उसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? चैप्टर 3 आपका 2 से 3 दिन तो लगाएगा मुझे लगता है, ठीक है? 3 दिन वो आपका लगाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि चलो, जिसमें मुझे अभी मार्जिन नहीं पता कि कितने डे लग सकते हैं, उसको मैं लास्ट में ही उठाऊं, ठीक है? क्योंकि अब प्लानिंग करके बहुत ज्यादा चलना होगा बेटा, बिकॉज वी आर अबाउट टू एंड द कोर्स, राइट? तो इसीलिए अब थोड़ा प्लानिंग करना है कि टॉपिक भी ना एकदम एग्जैजरेट ना हो जाए कि भाई इसमें इतना टाइम लग रहा है तो हमने पहले वो क्यों नहीं फोकस किया जिसपे कम था, ठीक है? तो ये बात है, आपका चैप्टर 4 करेंगे आज स्टार्ट, ठीक है? तो आइए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के रिमेनिंग एमसीक्यूज। लास्ट हमने 20 एमसीक्यूज कर लिए थे, 21st से चालू करते हैं, राइट? आप सब लोग यहाँ प्रेजेंट रहिए। आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए होंगे, ठीक है? और फिर रिमेनिंग एमसीक्यूज भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। वैसे यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं। तो आइए ज्वाइन करते हैं एक बार सबको। वेरी गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज, ठीक है? आइए मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूं और आप लोग आंसर्स देना स्टार्ट करें, ठीक है? एमसीक्यू नंबर 21 से हमें करना है बेटा, बिकॉज 20 तक हमने कर लिया था, राइट?
So let's start with the 21st MCQ of chapter 2. What is it saying? Process of strategy formulation starts with. Okay, ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर कीजिए. ओके, देखिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए. लेकिन कुछ चीजें आपके लॉजिकल माइंड के ऊपर बेस है कि भाई ये स्टेप्स, ये प्रोसेस अपनाना है. तो और बेटा कुछ टफ नहीं है. स्ट्रैटेजी क्या है? एक तरीके से प्लानिंग ही समझो. ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस याद करो. तो इफ यू विल लुक इनटू दिस एमसीक्यूज के ऑप्शन, तो व्हाट इज इट सेइंग? अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. बात तो सही है. अगर हमें स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है तो हमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस हैं उसको मेजर तो कर लेना चाहिए. अप्रेजल मतलब क्या होता है? मेजरमेंट. ठीक है, उसको ध्यान तो दे देना चाहिए उसके ऊपर कि क्या चीज बेटर है, क्या चीज थ्रेट्स के चांसेस हैं. देन परफॉर्मेंस एनालिसिस. बेटा परफॉर्मेंस तो तब की जाती है ना जब स्टैंडर्ड्स फिक्स हो जाए, जब स्ट्रैटेजी का पता चल जाए, सेट कर लें स्ट्रैटेजी, तब परफॉर्मेंस का टाइम आएगा. चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी भी इनिशियल स्टेप्स है, नन ऑफ द अबव. तो बेटा वैसे आप लोग सही ही आंसर कर रहे हो. मैक्सिमम आंसर्स जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे रिगार्डिंग 21 के, तो यू ऑल आर सेइंग ऑप्शन नंबर 1. बात तो सही है. बिफोर चूजिंग द स्ट्रैटेजी, बिफोर फॉलोइंग द एक्शंस या परफॉर्मिंग द वर्क, you must analyze your external and internal environment, right? कि उसमें क्या क्या फोर्सेस अवेलेबल हैं जो आपके बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट ऑप्शन इज नियरेस्ट ऑप्शन इज ए. 21 का आपका ए ऑप्शन इज बेटर, बिकॉज हमें सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लेना चाहिए. लेट्स मूव फर्दर. 22 क्या कह रहा है? Dash response not merely recognizes and wards off threats but also converts threats into opportunities. बताइए, ये मैंने आपको बताया था, सिंपल है, सामने दिख रहा है. ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स होगा जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि हम अपने थ्रेट्स को पहचान भी पा रहे हैं और अपने थ्रेट्स को हम अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं? तो वो कब होगा? जब आप लोग बड़े एग्रेसिव बिहेव करोगे, एग्रेसिव रिस्पॉन्स दोगे, जब आप अपने आप को एडेप्टेबिलिटी बिहेवियर पे लाओगे, मतलब चेंज नेचर होगा आपका, डायनामिक, बदलते रहोगे समय के साथ, या फिक्स्ड रहोगे, स्टैटिक रहोगे, तो तुम ऐसा कर सकते हो, या बड़े पैसिव रहोगे. पैसिव मतलब लिथार्जिक, आलसी लोग. ठीक है, तो आप खुद बताइए कि कब आप अपने थ्रेट्स को पहचान के उसको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाएंगे? बहुत सिंपल है, आराम से पता चल रहा है, एंड सब लोग सही आंसर दे रहे हैं. वेरी गुड. किसी का भी अलग तो नहीं है यहाँ पे ऑप्शंस, एज आई कैन सी. तो वेरी गुड बेटा. एग्रेसिव होने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, एग्रेसिव तो इज लाइक यू आर बीटिंग द कंपटीशन. बहुत गंदी वाली स्ट्रैटेजीज जो होती है ना, एग्रेसिव, वो आप कर रहे हो. एकदम से इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़ा देने, कॉस्ट एकदम से इतना ज्यादा कम कर देना, तो वो भी ठीक नहीं होता. देन डायनामिक इज वेरी गुड. डायनामिक मतलब एडेप्टेबिलिटी बिहेवियर, राइट? कि आप चेंजेस कर रहे हो अपने आप को एनवायरनमेंट में, जैसे जैसे कोई सिचुएशन आ रहा है आप अपने आप को चेंज कर रहे हो. तो दिस इज अ गुड बिहेवियर. फिक्स्ड रहना इज नॉट गुड. फिक्स्ड तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एंड पैसिव भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैसिव जो है वो शो करता है कि आप कितने ज्यादा लेथार्जिक हो, लेजी हो. तो बेटा डायनामिक इज वेरी गुड. ठीक है, डायनामिक रहना चाहिए. यस, मूविंग फर्दर. 23rd, business should continuously dash and dash to the environment if it is to service and prosper. बताइए, वेरी सिंपल. बिजनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए और अप्रेज करना चाहिए एनवायरनमेंट को, या फिर मॉनिटर करना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए अपने आप को, या आइडेंटिफाई और मॉनिटरिंग का ही काम करते रहेंगे? हाँ, या मॉनिटर करेंगे और अप्रेज करेंगे? एनवायरनमेंट में जब भी बात आती है ना बेटा, तो कुछ वर्ड बहुत कॉमन है. मैंने अप्रेजल जैसा तो आपको कुछ कराया नहीं, ठीक है, बट हाँ मैंने स्टार्टिंग में आपको एनवायरनमेंट में ये जरूर समझाया हाउ टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो आइडेंटिफाई तो एक तरीके को हो सकता है. ठीक है, वी कैन से आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग करना ही होता है. ठीक है, मॉनिटरिंग मतलब ध्यान देना, मतलब केयरफुली ऑब्जर्व करना, और आइडेंटिफाई भी वही होता है कि चीजों को पहचानना. अब अगर पहचान जाते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, तो नेक्स्ट आपका जो होना चाहिए इज इंपॉर्टेंट इज एडेप्टेबिलिटी. एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डायनामिक. यू आर चेंजिंग योरसेल्फ
according to the change in environment. So the option is monitor and adapt, right? So the correct option is monitor and adapt. सिर्फ पहचानो ही नहीं, सिर्फ अप्रेजल ही मत करो, मॉनिटर करो और अडेप्टेबिलिटी लेके आओ. वेरी गुड, सबका ठीक है. आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज का, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू क्या होता है बताइए. स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो होता ही है, बट पूरे लाइन को पढ़ो आफ्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. क्या हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो एनवायरनमेंट के विद इन है उसको मैच करेंगे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के साथ, या स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन उसको मैच करेंगे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के साथ जो इंटरनल एनवायरनमेंट में है, या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उसको मैच कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन है उसको मैच किया जा सकता है इन दी विद दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द एनवायरनमेंट. बताइए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को. स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेट्स को पहचानना, राइट? तो बेटा कर तो रहे हो तुम चारों में वही, बट कैसे बोल रहा है ये कि स्ट्रेंथ और वीकनेस जो एनवायरनमेंट के विद इन है उसको हमें मैच करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं. बेटा पहली बात तो ये सुन लो, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एनवायरनमेंट में नहीं. एनवायरनमेंट में तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होगा, ठीक है? स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, पर एनवायरनमेंट में तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पाए जाते हैं. तो पहला वाला तो गलत है, ठीक है? सेकेंड वाला भी गलत है, बिकॉज नहीं, सेकेंड वाला आधा सही है, क्योंकि वो कह रहा है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है. तो बेटा इंटरनल की बात नहीं की जाएगी क्या? सिर्फ आउटसाइड वाली ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी क्या? सी में भी वही बोल रहा है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एग्जिस्टिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. भाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चाहिए, ठीक है? और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एनवायरनमेंट के होने चाहिए, उसको मैच करना होता है. बाहर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेस से हमें क्या मतलब है? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो उसका मैनेजमेंट होता है ना, वही सब. यस, तो यू आर सेइंग द ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन डी ही मुझे भी इसमें लगता है एंड विच इज करेक्ट ऑल्सो. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. आइए 25th की तरफ बढ़ते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड थ्रू. यस, किसके थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन. इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस एंड पावर, या ऑल ऑफ द अबव? नॉर्मल सी बात है बेटा, बिजनेस को इंफॉर्मेशन भी चाहिए, बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज भी चाहिए, बिजनेस को इन्फ्लुएंस एंड पावर भी चाहिए. नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट रिसोर्सेज भी तो चाहिए, राइट? एंड थोड़ी सी इन्फ्लुएंस, थोड़े से पावर भी तो होते हैं दोनों के बीच में रिलेशंस के, ठीक है? सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द ऑप्शन, ठीक है? अच्छा, ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर एम ऑफ द बिजनेस इज टू. वैसे देखो ये ना थोड़ा दिया हुआ है, अंदर की बात है मटेरियल में थोड़ा सा, और एक एक लाइन को अगर हम गो थ्रू करेंगे तब जाके पता चलता पीटर ड्रकर ने क्या कहा है. बट अगर तुम थोड़ा सा भी इसमें लॉजिक लगाओ तो एक तरीके से ये एम ऑफ द बिजनेस पूछ रहा है, ठीक है? तो एम ऑफ द बिजनेस क्या हो सकता है, आप खुद सोचो. आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बिजनेस का मेन एम क्या होना चाहिए? ओके, वैसे ये ना अगर आप मटेरियल को गो थ्रू करो तो कहीं एक लाइन लिखी होगी इसमें, ठीक है? अर्निंग प्रॉफिट इज द प्राइमरी एम, which is correct. Earning profit is the primary aim, but merely earning profit is not the aim right now. तो अगर आप देखें बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस मॉडल जो चेंज हो चुका है आपका वो हुआ है कि valuing the customer is the main aim of the business. Okay, how to create the brand loyalty, how to add the customers in your business, okay, and how to retain the existing customers.
दिस इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस राइट नाउ. ओके, तो नाउ अगर हम थोड़ा सा डीप में जाएं, मटेरियल में जो भी कह रहा है पीटर ड्रकर की जो कहना है वो एक बार आप देख लेना. अदरवाइज दो मेन एम होते हैं. द फर्स्ट इज अर्निंग प्रॉफिट्स एंड द सेकंड वन इज वी कैन से सोशल वेलफेयर, या जिसे हम बोलेंगे कस्टमर्स को रिटेन करना, उनको वैल्यू करना, वही. बट यहाँ पे पीटर ड्रकर का एम पूछा गया है. ठीक है, तो पीटर ड्रकर का जो एम है वो यहाँ पे प्रॉफिट से मतलब नहीं रखता है. ओके, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, सो क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग द कस्टमर विल बी द मेन एम अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर. Okay, I'm not saying the main aim. Main aim is the first is primary is earning profit. But जैसे अब हर एक इकोनॉमिस्ट का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो वो चीज यहाँ पे है. ठीक है, एक बार मटेरियल के अंदर डीप में जाइएगा, वहां पे ये चीज लिखी होगी, तभी ये इसने क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 27th पे. नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स दैट में अफेक्ट्स इट एक्टिविटीज. यस बेटा, ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में जो फोर्सेस होते हैं, सराउंडिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स, बेटा ध्यान से पढ़ो. नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स. अच्छा, एक चीज तो ध्यान रखो दैट मैंने जो दो चीजें कराई थी, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है ना, ये तुम्हारा होता है बेसिकली स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मेनली इंटरनल एनवायरनमेंट के होते हैं. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, वो होता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस. चाहे तो आप अपने नोट्स में लिख लेना, जहां भी आपने वो लिखा हो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और आपने दो एरो निकाले थे, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल में तो कुछ कंपोनेंट्स ही थे, बट एक्सटर्नल के दो पार्ट थे, माइक्रो एंड मैक्रो. तो माइक्रो जो इन्वायरमेंट होता है बेटा, वो होता है स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं. और जो आपका मैक्रो एनवायरमेंट होता है, ठीक है, वो आपका जनरल फोर्सेस होता है. बट जो आपके इंटरनल एनवायरमेंट होते हैं ना, इंटरनल एनवायरमेंट आर नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स which consist companies internal matters like organization के internal policies, उसके अंदर का स्टाफ, उसके खुद के एम्प्लॉयज, उसके खुद के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. सो वो सब होते हैं आपके नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स. तो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग अब बताओ कि क्या होगा नॉन स्पेसिफिक एलिमेंट्स का एग्जांपल. Customers, suppliers and employees will be the micro environment, specific forces. Suppliers, owners and employees will be specific forces. Customers, intermediaries, suppliers will be specific forces. Owners, board of directors and employees, they all are internal. Okay, they all are internal to the business, so they are non-specific. So C is the correct option. Okay, yes. Moving for the 28th. The dash environment refers to the nature and direction of the economy in which a company competes or may compete. बताइए कौन सा एनवायरमेंट होगा बेटा. एक ऐसा एनवायरमेंट जो डायरेक्शन देता है कंपनी को कि किस और जा रहे हो. ठीक है, ग्रोथ हो रही है या फिर डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, एनीथिंग. ठीक है, तो वो कौन सा एनवायरमेंट. सोशो कल्चरल तो होगा नहीं, बिकॉज सोशो कल्चरल डायरेक्शन नहीं देता. ठीक है, इंटरनल जो है वो तो आपका नहीं हो सकता इसमें. माइक्रो एनवायरमेंट इज स्पेसिफिक फोर्सेस नॉट इंक्लूडेड. इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्यों होगा डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज इसी में तो ग्रोथ और डेवलपमेंट मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी, with the help of per capita income, with the help of interest, inflation rates, right? तो these rates will give the direction to the economy कि actually आप किधर जा रहे हैं, positive, negative और constant है. Okay, so D is the correct option. Okay, थोड़े से यहाँ पे एनालिटिकल हैं क्वेश्चंस, होंगे कुछ कुछ, ठीक है, समझना पड़ेगा, बट प्रैक्टिस करो हो जाता है. ओके, 29th पे आ जाओ बेटा. Which of the following statement is not a factor influencing socio-cultural environment? Very simple. Social cultural environment सामने दिख रहा है ऑप्शन. 29th का बताओ. अब एकदम क्लियर कट दिख रहा है सामने ये ऑप्शंस. 29th का बताइए बेटा.
कौन सा इसमें से कंपोनेंट नहीं होगा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का? ऋतु ठीक है, सरबजीत ठीक है, बाकी लोग बताएं। सोचो, फैमिली स्ट्रक्चर होता है सोशल कल्चरल में, एजुकेशनल लेवल्स, अवेयरनेस, वर्क एथिक्स होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोशल एनवायरनमेंट? सोशल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है भाई? उसका खुद से एक अलग उसको जगह मिली है ना टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की भी खुद से एक जगह मिली है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो व्हाई टू इंक्लूड दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द बिजनेस, सॉरी इन द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्यों इंक्लूड करें? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज द करेक्ट ऑप्शन जो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेरी गुड। 30th, analyzing process of change in the business environment involves conceptualizing. Analyzing process of change in the business environment, again very simple. बिजनेस एनवायरनमेंट में जब तुम चेंज को एनालाइज करते हो, बदलाव को, ठीक है, बदलाव को तुम एनालाइज करते हो, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स या स्टैटिक या डायनामिक या डाइवर्स? अभी बार बार रिपीट हम कर ही रहे हैं। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ये चीज रट लो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, ये इसका एक फीचर भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी का कोई इसमें रोल नहीं है। स्टैटिक तो ऑपोजिट हो गया, जहां पे चेंज है वहां पे फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, राइट? डायनामिक इज देयर, डायनामिक विल बी देयर, राइट? ओके, वेरी गुड। मूविंग टुवर्ड, फटाफट से 31st, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर इज मेजर्ड बाय। बेटा प्राइवेट सेक्टर को किससे मतलब है? उसके परफॉर्मेंस को हम किस चीज से मेजर करेंगे बताइए? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है। वेरी गुड। अमन, गलत क्यों बता रहे हो बेटा? प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो देखो बेटा दोनों का ही होगा, बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेकेंडरी मोटिव होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस किससे मेजर की जाती है प्राइवेट सेक्टर की? यस, नाउ दिस इज करेक्ट, वेरी गुड, सबका ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी। वेरी गुड। 32 का देखते हैं, वेरी सिंपल। इन द पेस्ट, PEST, व्हाट इज ई स्टैंड्स फॉर? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है एकदम सबका। बताओ भाई, इसका आंसर तो सब सही देना चाहिए। पेस्ट में जो ई होता है, लेटर ई, व्हाट डज इट ई स्टैंड्स फॉर? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है एकदम। यस, ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक। वेरी गुड। यस, ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एक्सेप्ट, कौन सा जो माइक्रो का एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है बताइए? माइक्रो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, सामने ही पता चल रहा है। यस ऋतु करेक्ट, जन्नत एकदम ठीक है बेटा। बाकी लोग भी बताएं कौन सा माइक्रो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वेरी गुड सरबजीत, भावेश ठीक है, स्वयं वेरी गुड, ऋतिका भी ठीक एकदम। यस, माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने कॉस्मिक एनालिसिस पढ़ा था, राइट? कॉस्मिक एनालिसिस मतलब C फॉर कंज्यूमर्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मार्केट, I फॉर S, M से पहले S रह गया, S इज सप्लायर्स, M for market, I for intermediaries and C is again for competitors, right? तो कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ? सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी मैक्रो में इंक्लूड की जाती है, सोशल एनवायरनमेंट में। वेरी गुड। 33 हो गया, 34 बढ़े बेटा। मैक्रो एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट्स नहीं है? अभी रिपीट कर दिया मैंने, कॉस्मिक एनालिसिस पढ़ लो और या फिर पेस्टल का याद रखो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है एकदम, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है एकदम, वेरी गुड। सोशल है, गवर्नमेंट भी है, पॉलिटिकल जो होता है ना, टेक्नोलॉजिकल होता है, ये कंपैरेटर्स का कोई रोल नहीं है, दे आर माइक्रो एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। चलो पढ़ते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है वो पहचानना है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ सिंगल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल। Environmental factors are largely dependent on, largely beyond the control of। totally तो नहीं कह सकते बेटा, because मैंने आपको बताया है ना, कुछ चीजें कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें नहीं होती। The factors which are within the control of the organization are micro or internal environment, but which are outside the control of the organization is macro environment, right? So A is गलत, because totally तो नहीं होती।
सी वाला क्या कह रहा है? मुझे बी वाला लग रहा है, बट सी को पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर टोटली विद इन द कंट्रोल। बेटा अभी तो बताया कुछ चीजें कंट्रोल के विद इन है, कुछ चीजें बाहर है। तो सारे तो ना कंट्रोल में है, और ऐसा भी नहीं कि सारे जो है वो टोटली कंट्रोल के बाहर है। कुछ चीजें कंट्रोल में है, कुछ चीजें कंट्रोल के बाहर है। तो यहाँ पे जो जस्टिफाई कर रहा है ना करेक्ट स्टेटमेंट, वो बी वाला कर रहा है। लार्जली बियॉन्ड द कंट्रोल, मैक्सिमम चीजेस बियॉन्ड द कंट्रोल, मैक्सिमम, बट समथिंग इज विद इन द कंट्रोल ऑल्सो। टोटली वाला तो भूल ही जाओ ना। तो टोटली मतलब सारे फैक्टर्स जो है या तो वो कंट्रोल के बाहर है या तो वो कंट्रोल के अंदर है। तो ऐसा नहीं होता बेटा कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल में ही है या सारे कंट्रोल के बाहर ही हैं। हाँ, ज्यादातर चीजें कंट्रोल के बाहर हैं, बट कुछ चीजें कंट्रोल में भी हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, कौन सा बना हमारा एमसीक्यू का करेक्ट आंसर? बताइए 37 का कौन सा बना फिर हमारा? B is the correct option. Okay, environmental factors are largely beyond the control of a single industrial enterprise. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं. Yes, 36th पढ़ते हैं बेटा, एक बार देखिए क्या है 36th. In response to the changes in environment, organization in general should बताइए, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा क्या स्टेप होना चाहिए? सोचो और बताओ। क्या हमें जो चेंजेस के इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और उसके अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन स्ट्रैटेजी एंड मेक अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लो। ये हो सकता है, या फिर उसके एफर्ट डालो कि चेंजेस जो हो रहे हैं उसको वापस से रिवर्ट बैक किया जाए, so that organization can function smoothly। मतलब जो चेंज हो रहे हैं ना उसको उलट दिया जाए, मतलब कि समझो एनवायरनमेंट में ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बट आपने वो चेंजेस ना करना चाहा, आपने वापस पोजीशन पे आ गए, लाइक फिक्स पोजीशन पे, ठीक है, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन मूव करता रहे। ठीक है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चेंजेस एनवायरनमेंट में होने नहीं देंगे। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं हम। एंड सी क्या कह रहा है? इग्नोर द चेंजेस। चेंजेस हुए बट आपने इग्नोर कर दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग स्टेप ही नहीं लिया। तो व्हाट डू यू थिंक, विच वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? कि इससे बेटर ये ना हो कि हम अंडरस्टैंड करें कि क्या चेंजेस हो सकते हैं और उसका हमारी स्ट्रैटेजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर हम अपने आप को मॉडिफाई करें अप्रोप्रिएट तरीके से। दिस वुड बी द बेस्ट वे ना, किसी भी चेंज को फैसिलिटेट करने का, राइट? सो यस, एज यू आर सेइंग, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो। फाइन, वेरी गुड। 37 पे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। क्या कह रहा है 37? तीन स्टेटमेंट पढ़िए और उसके बाद फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस गिवन बिलो सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव दैट रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू। तो बेटा इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है उसका कॉम्बिनेशन बनाना है। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यस, द एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन नेचर, वो बहुत बदलता रहता है एनवायरमेंट, ये तो बात तो सही है भाई। Various environmental constituents exist in isolation and do not interact with each other। जितने भी हमारे environmental components हैं वो अलग अलग रहते हैं, उनको एक दूसरे से मतलब नहीं है, ठीक है, और वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो इंडिविजुअली इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस पे। और थर्ड कह रहा है द एनवायरमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंट का ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत लंबा प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही बेटा, सेकंड तो मुझे वैसे ही गलत लगा है, तो ए वाला तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। बी वाला क्या कह रहा है? सेकंड और थर्ड, ये जहां जहां सेकंड है ना वो ऑप्शन तो गलत ही है। तो मैं देख रहा हूं कि सेकंड वाला जो है वो सी ऑप्शन में नहीं है, सी में फर्स्ट और थर्ड, एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू, राइट? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यू ऑल्सो आर सेइंग सी। वेरी गुड, सबका मैं देख रहा हूं यहाँ पे सी ही रिस्पॉन्स आया है, वेरी गुड।
38 बढ़ते हैं बेटा, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आपके वैल्यूज, आपके ट्रेडिशंस, आपके कस्टम्स कौन से एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं? आपकी संस्कृति, आपके रिवाज, आपकी परंपरा, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे समझाने की इसमें जरूरत नहीं है, सब लोग सही आंसर दो। आपका ट्रेडिशन, आपके कस्टम और आपके बिलीव्स कौन से एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं? ठीक है ध्रुव, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों का भी ठीक है, पर मुझे रिस्पॉन्स तो 3 ही 4 मिले। सब दो ना, मतलब ये तो सिंपल ही है 38। तुम्हारे ट्रेडिशंस, तुम्हारे कस्टम्स बताया था, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट होता है ना, तुम्हारी खुद की संस्कृति को रिफ्लेक्ट करने वाला, राइट? यस, वेरी सिंपल, इट इज डी ऑप्शन। 39, द टर्म पेस्टल एनालिसिस कौन से फ्रेमवर्क के लिए होता है? मैक्रो के लिए होता है, माइक्रो के लिए होता है, दोनों के लिए होता है, किसके लिए होता है पेस्टल एनालिसिस? वेरी गुड रितु, वेरी गुड सरबजीत। रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? राधा ठीक है बेटा। और लोग बताइए, पेस्टल एनालिसिस हम कौन से एनवायरनमेंट में करते थे बेटा? मयंक ठीक है एकदम, भावेश का भी ठीक है। कुछ ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और जिनका आना था आ चुका है, ठीक है। यस, सो मैक्रो एनवायरनमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। माइक्रो के लिए कॉस्मिक होता है, मैक्रो के लिए पेस्टल होता है। वेरी गुड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है? वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉर्पोरेट कल्चर आर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। यस, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बिजनेस के, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मिशन क्या है, वो सब तो इंटरनल बातें हैं। Customers, company and suppliers constitute external environment, but micro, yes, external के पार्ट होते हैं but micro में होते हैं। Technological advancement and government policy constitute internal but गलत है। एक तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल का पार्ट है, इंटरनल का है ही नहीं। सो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबको, सबका ठीक है ऑप्शन? सबका ठीक है, वेरी गुड। साफ साफ पता चल रहा है सी इज द इनकरेक्ट, बिकॉज मैक्रो एनवायरनमेंट तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, इंटरनल में तो आता ही नहीं है मैक्रो। सो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। बेटा 41st इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी तो इतना सिंपल रिपीट कर देता है। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म ही बता दो। फटाफट से आया रिस्पॉन्स इसमें तो। वेरी गुड, सबको रट चुका है ये चीज, है ना? वेरी गुड। 41 एंड 42 दोनों का ही बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 42 का भी बता दो। ओके ओके, ऑल दीज आर एक्सटर्नल, ऑल दी, बेटा बेटा ध्यान से पढ़ो। 42 में तीनों ही ठीक है, तीनों ही ठीक है ना? हाँ तीनों ही ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही तो आता है पेस्टल, और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर भी आता है बेटा। ऑल ऑफ द अबव होगा, सारे ऑप्शंस पढ़ो। ए तो है ही उसका फुल फॉर्म, राइट? और पेस्टल एनालिसिस हम मैक्रो एनवायरनमेंट में करते थे, तो सी भी बन गया। अब मैक्रो जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, तो बी भी बन गया। तो अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन बन गया? डी ऑप्शन। देखो ये बहुत, देखो थोड़ा सा कैसा था ना कि तुम लोगों ने सिर्फ उसका फुल फॉर्म देखा, ठीक है, और तुमने नहीं पढ़ा, बट ऑप्शन सारे देख लिया करो एक बार। ऑल ऑफ द अबव हो उसमें तो जरूर देखना चाहिए हमें। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को हम किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेटा? ये लिखवाया था मैंने आपको, कुछ खास बातें अबाउट द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। वेरी गुड अमन। भावेश ठीक है एकदम बेटा, रितिका का भी ठीक है। उसमें यही बातें थी, पॉपुलेशन साइज हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, जेंडर बेसिस पे हो गया आपका, यही सब होता है मेनली, और क्या है? हाँ एकदम ठीक है, सबका ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 44 बेटा, चेंज ऑफ कस्टमर लाइकिंग फ्रॉम ऑयली, बहुत सिंपल है, ऑयली फूड्स टू हेल्दी पैकेज फूड्स कैन बी क्लासिफाई अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग? बेटा बहुत सिंपल है। यहाँ एक तो देखो कस्टमर को दे रखा है, ठीक है, कस्टमर का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। तो बदलाव जो हो रहा है वो किसको दिखाता है बताइए?
ऑयली फूड से जो कस्टमर हैं वो हेल्दी फूड्स पे आ रहे हैं, तो बेटा ये इवेंट तो हो नहीं सकता। इवेंट तो होता है कि मतलब कि कुछ इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुपिंग तो ट्रेंड में ही था। इवेंट्स में हमारा यही था कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस, ओके। और इशू तो नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बिकॉज कस्टमर आर ऑलरेडी डूइंग, दे डोंट वांट, दे आर डूइंग। So these are not expectations. So these are trend जो मार्केट में चल रहा है। Like अभी यहाँ पे लिखा होता people are preferring gym, है ना, right now जितने भी हैं मेल्स एंड फीमेल्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, दे आर प्रेफरिंग जिम्स। हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं वो, तो जिम का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द ट्रेंड बेटा, दिस इज द ट्रेंड, राइट। ये ट्रेंड होता है। ट्रेंड तो आता जाता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। वेरी गुड, सबका ठीक है। Coming to the 45th, which of the following internal strategies to respond to environment involves formulation and clarification of organization mission? बताओ। इंटरनल स्ट्रैटेजीज है जो रिस्पॉन्ड करती है एनवायरनमेंट को, जिसमें क्या है, फॉर्मुलेट करना है और क्लैरिफाई करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन मिशंस को। बताएं कौन सा होगा बेटा। आप मतलब ये क्या है, ये एक तो समझो ये इंटरनल है, ठीक है। इंटरनल है, और इंटरनल किस तरीके से है कि तुमने अपनी स्ट्रैटेजी को बदल दिया, ठीक है। तुमने अपनी स्ट्रैटेजी बदला या उसको और क्लैरिफिकेशन लिया उसके अंदर। नहीं, कलेक्टिव नहीं हो सकता। कलेक्टिव तो उसमें आ जाएगा, मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ आर रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे, कलेक्टिव तो नहीं हो सकता। डायनामिक हो तो सकता है, बट लेकिन बात यहाँ पे है ना, ऑर्गेनाइजेशन मिशन की बात कर रहा है, तो सिर्फ मिशन तो जो होता है वो इंटरनल होता है, और इंटरनल जो होगा वो कंप्लीट डायनामिक तो नहीं हो सकता जब तक एक्सटर्नल भी इंक्लूडेड ना हो। कंपैरेटिव तो एक्सटर्नल ही आता है, ठीक है। कंपैरेटिव में इंटरनल की कोई बात नहीं है, एक्सटर्नल चीजें ही आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स होगा बेटा। ऑल आर सेइंग करेक्ट। बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे आप लोग, कलेक्टिव भी बोल रहे थे। तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव। डू यू नो व्हाई? बिकॉज देखो क्या कह रहा है, इंटरनल स्ट्रैटेजीज है, तो कंपनी के अंदर की बात। और किसके रिगार्डिंग? रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। मिशन कंपनी के अंदर ही सेट किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ही तो काम होगा कंपनी के अंदर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही काम होगा, तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। 46, डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, हमें कौन से डेटा से मतलब होता है डिसीजन मेकिंग के लिए? बताइए। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? प्लीज आस्क। वेरी गुड, ठीक है। इंफॉर्मेशन ही चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन पे तो डिसीजन मेकिंग होता है। रिसोर्सेज तो डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होते। डेटाबेस तो स्टोरिंग ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा, लॉ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। वेरी गुड। 47, फटाफट करो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट? बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? आई कैन सी इंटरनल एनवायरनमेंट में तो लेबर यूनियंस लिखवाए थे, कंपनी का कल्चर भी होता है ना। और क्या होता है, कस्टमर्स तो एक्सटर्नल में होते थे ना, कस्टमर्स माइक्रो एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल के अंदर है ना, कस्टमर्स तो एक्सटर्नल में आते हैं, एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट में। सो साफ साफ दिख रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, एवरीवन इज सेइंग करेक्ट, वेरी गुड। 48 बचा, तीन ही बचे, 48 बता दो। लग्जरी होटल्स एंड लग्जरी कार कंपनीज compete to get attract the disposable income of affluent customers. What type of competition is it? क्या है, लग्जरी होटल्स जो हैं और जो लग्जरी कार है कंपनीज, वो compete कर रही है अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजल इनकम ऑफ एफ्लुएंट कस्टमर्स। ओके, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन इज इट, बताएं। Luxury hotels and luxury car companies compete to get attract the disposal income of affluent customers.
What type of competition is it? डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन का इसमें बात अगर हम करें तो आई डोंट थिंक सो, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलो आप लोग की क्या रिस्पॉन्स है जरा एक बार देखते हैं। कुछ पीपल आर सेइंग बी, कुछ आर सेइंग डी, कुछ का कह रहे हैं बी के लिए, ए भी बोल रहा है क्या कोई, देखें। एक मिनट, वेट अ मिनट। लग्जरी होटल्स एंड लग्जरी कार ना, ठीक है। अच्छा, ओके, मैंने लग्जरी समझ लिया ना इन तीन दोनों को, तभी मेरे को डायरेक्ट लग रहा था। अच्छा रुको बेटा, समझो इस बात को, इसमें क्या है। इसमें है लग्जरी होटल्स है और लग्जरी कार है, ठीक है। दो कंपनी है तो लग्जरी बट है अलग अलग, ठीक है। वो दोनों ना एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम। तो ये कौन सा कंपटीशन है, पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ लो। डायरेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जब दो कंपनी एक ही जैसी हैं, एक ही टाइप की सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है, और उसी बेसिस पे वो compete कर रहे हैं कि कौन अच्छी सर्विसेज देगा। लाइक जैसे कोका कोला और पेप्सी है, दो सेम ब्रांड है, ठीक है, दो ब्रांड अलग है, दोनों का सेम प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट, बट दोनों जो कंपटीशन करती हैं वो सर्विसेज बेसिस पे करती हैं, ठीक है। तो दे आर लाइक की वेरी मच क्लोज टू दिस, ओके। सब्सटीट्यूट दे देती हैं वो लोग ऑलमोस्ट। बट जो इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है बेटा कि मतलब जो कंपनीज होती है ना वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। कॉम्पिटिटर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है, बट मार्केट सेम होता है, ठीक है। तो एज आई कैन सी यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपटीशन ज्यादा सुटेबल है, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दे बोथ आर नॉट गिविंग सेम प्रोडक्ट। होटल वाला तो रूम सर्विस दे रहा है और लग्जरी कार वाला कार प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। तो दोनों है अलग अलग, दोनों का एक दूसरे से कोई इंटरलिंकेज नहीं है, बट ठीक है स्ट्रैटेजी एक है तो क्या हुआ। बट दे आर इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एक ही जैसे फर्म्स के बीच में होता है। सपोज करो मैं भी एफएमसीजी प्रोडक्ट में हूँ, तुम भी एफएमसीजी प्रोडक्ट में हो, तो हमारे बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा। बट भाई तुम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हो और मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट में काम करता हूँ, तो हमारे बीच में डायरेक्ट कंपटीशन कैसे हो सकता है बेटा। हमारे बीच में डायरेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता, तो वी आर इनडायरेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो है इनडायरेक्ट कंपटीशन, बी वाला इज द करेक्ट। मैक्सिमम पीपल आर सेइंग बी व्हिच इज करेक्ट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन ध्यान में रखो बस, ठीक है। अच्छा, ये किसका पार्ट है, रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एसेट ओनरशिप, लोकेशन। अभी तो रिपीट ही हुआ था ये भी। 49th का बताओ बेटा। वेरी सिंपल, फिर से रिपीट हो गया, एक तरीके से आप यही समझ सकते हो, एक तरीके से रिपीटेड ही है ये, बिकॉज इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू ऊपर हमने कर लिया है। सो रेस के बेसिस पे एज, इनकम, ये सब तो हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट था, राइट। वेरी गुड, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट करेक्ट। 50 पे आ जाओ चलो फटाफट से। While analyzing technological environment, which of the following is not considered? Yes, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को एनालाइज करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है क्या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। करंट टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड, बहुत जरूरी है कि आप प्रेजेंट में कौन सा यूज कर रहे हो और आपको फ्यूचर में कौन सा चाहिए। फ्यूचर वाला वही हो गया सी वाला, अपकमिंग टेक्नोलॉजी कि आगे क्या आने वाला है। हाँ मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट द मोस्ट ऑप्शन जो नियरर है ना दैट इज डी।
हमें रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है? वो कंट्री जो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें यूज मतलब होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग, राइट? रिलेशंस विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी से मतलब थोड़ी ना बेटा चाइना भी टेक्नोलॉजी बनाता है, बट रिलेशन कौन से अच्छे हैं उसके साथ, एंड हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? हाँ, और इट ओनली मैटर्स कि जो भी चीज तुमने चाइना से बैन कर दिया, आर यू नाउ इनफ कैपेबल कि तुम वो कहीं और से आउटसोर्स कर लो या खुद ही बना लो? मेन बात ये हो जाती है बस। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ मच कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड, हाउ मच करेंट टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, और अपकमिंग टेक्नोलॉजीज कैसे रिलेवेंट हो सकती हैं बिजनेस के लिए, बस। सो नॉट कंसीडर्ड इज डी वाला। डी वाला इज द मोस्ट नियर ऑप्शन। फाइन, चलिए, तो दिस इज कंप्लीट। ठीक है, हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। एक बार थम्स अप दे बेटा, ये क्लियर है सबको ये वाला चैप्टर? और क्या हम नया स्टार्ट करें अब? और जो लोग भी एमसीक्यूज में प्रेजेंट नहीं थे, अब तो आ जाओ एटलीस्ट, क्योंकि अब न्यू चैप्टर हो रहा है। शैल वी स्टार्ट? सारे लोग थम्स अप दें। ओके, सो दैट मुझे लगे ना कि नया चैप्टर जो हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स। ओके, ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर 17 हम यहाँ पे हैं, तो 12-13 लोग हैं एक्टिव। ओके, ठीक है, चलिए फाइन, करते हैं स्टार्ट फिर। एक मिनट बेटा, करते हैं स्टार्ट 2 मिनट में, हाँ। यस बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ओके, द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। आइए थोड़ा सा रिटर्न में, स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज दिस? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। आइए करते हैं स्टार्ट अब इसको। ओके, ठीक है, तो मेनली क्या है इसमें बेटा, सुनो ध्यान से। देखो, तुम्हें अब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में, राइट, उसमें अभी तक आपने एक इंट्रो ले लिया जिसमें आपने ये समझा कि ये बिजनेस होता है, इतने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, और ये बिजनेस इस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, ओके, इट इज इम्पोर्टेंट कि कुछ पॉलिसीज बनाई जाए।
कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो मेनली फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या कहती है रिगार्डिंग द बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में एक कंपोनेंट था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट which affects the performance of business, right? So when we know कि political environment affects the performance of business, तो we also want to know कि ये लोग business को चलाने के लिए, business को facilitate करने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी निकालती है। ओके सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को ही हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो चाहे आप बोलो कि फिस्कल पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ या गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, बात बराबर ही है। बट सिर्फ एक पे ही फोकस नहीं है हमारा कि ये चीज बिजनेस करती है, सॉरी गवर्नमेंट करती है। ऑल ओवर हम एवरी पॉलिसीज की बात करेंगे जो बिजनेस को फैसिलिटेट किया जाता है जिसके थ्रू, ठीक है। तो पॉलिसीज पे बाद में आएंगे, बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। वेल व्हेन वी आर सेइंग कि हम बिजनेस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या होता है। देखो बेटा इसमें ना बहुत सारे चार्ट बनेंगे, ठीक है, चार्ट्स बना बना के पढ़ना है इसको। इसमें रिटर्न कम करना है और चार्ट वाला काम ज्यादा करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, करते हैं। अब देखो इकोनॉमिक सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी इकोनॉमी को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, वी आर टॉकिंग अबाउट दी 1947 टाइम के आसपास, ठीक है, तो सब कुछ एकदम बिखरा हुआ था। हमने कॉलोनियल रूल को खत्म किया था और हमें सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करना था, बिकॉज वी नो कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया था हमें, राइट। तो जब ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट किया और हमें उससे ओवरकम होना था, हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारना था, तो उस सुधार के लिए हमने इकोनॉमिक सिस्टम फोकस किया ना। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है तो वो पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट्स ऑफ, इसी में छोटा छोटा सा मीनिंग लिखते रहो और मेनली चार्ट बनाना है, इसको सेंटर में ही लिखना। रेफर्स टू द अरेंजमेंट्स ऑफ refers to the arrangements of all the systematic operations through which central problems of an economy are solved, through which central problems of an economy are solved। तो बेटा इकोनॉमिक सिस्टम पता है क्या था? जैसे हम बेकार हो गए थे एकदम, है ना, हम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे, एकदम बैकवर्ड इकोनॉमी हो गई थी, तो हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत थी। तो जब सुधारने का स्टेप जो लेते हैं ना उसे ही बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर इम्प्रूविंग योर इकोनॉमी, ठीक है। कैसे कैसे ऑपरेशंस आप लोग करोगे, मतलब जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो अब आप लोगों को भी पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसके तीन तरीके थे। एक तो क्या, या तो तुम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बना लो अपनी इकोनॉमी को, राइट, क्या बना लो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बना लो, या जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि तुम अपने आप को सोशलिस्ट बना के चलो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। या तीसरा होता है मिक्स्ड रिस्पॉन्स अपना लो, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तीन तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नाउ यू गाइज नो व्हाट इज कैपिटलिस्ट, व्हाट इज सोशलिस्ट एंड व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पे ऑल दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय whom? Yes guys, by whom? बताइए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में every central problems of an economy will be solved by whom? Which sector? Very good. This is private sector, okay? कैपिटलिस्ट का मतलब ही है प्राइवेट सेक्टर।
सो व्हेन वी आर सेइंग कि चलो भाई बैकवर्ड इकोनॉमी है, हमें कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोल सकती है, प्राइवेट वाले ठीक कर सकते हैं, यस वेरी गुड। तो प्राइवेट सेक्टर कैन अडॉप्ट द मेजर्स टू इंप्रूव द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है सोशलिस्ट अपनाने का। नाउ सोशलिस्ट में कौन करेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ठीक, बताइए। व्हेन कैपिटलिस्ट आर प्राइवेट, वेरी गुड। सो सोशलिस्ट में कौन होंगे? ऑल दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर को ही हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। सो वी कैन से कि यहाँ पे कंप्लीटली गवर्नमेंट का रोल है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। ओके, द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब मिक्स तो आपको भी पता है, या तो कंप्लीटली प्राइवेट वालों को दे दो, या कंप्लीटली गवर्नमेंट खुद से ठीक करने जाए, ठीक है, या मिक्स्ड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन अपना लो। तो ऑल दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय, all these central problems are solved by both public and private sector, both public and private sector। ठीक है, तो ये तरीके हो सकते हैं प्रॉब्लम्स को ठीक करने में कि आप या तो पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाओ, जैसे कि यूएसए बना हुआ है, ठीक है, यूएसए, यूके, जापान, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं। या तो आप लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाओ, टोटली गवर्नमेंट, विच इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया ही था, कंप्लीटली गवर्नमेंट इकोनॉमी तो कोई भी नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी रोल किसी का हो सकता है, बट नाउअडेज एवरी वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। बट वही बात है, मिक्स्ड में जो होता है ना बेटा, पार्शियल पार्शियल रोल होता है, बट कहीं पे किसी का ज्यादा, कहीं पे किसी का कम, ऐसे होता है, ठीक है। बेटा माइक जिसका भी ऑन है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, ओके, डिस्टरबेंस हो जाता है इस साइड। सो जिसका भी है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलिए, तो दिस इज अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन पूछता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंडिया ने इनमें से कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है? डू यू नो इंडिया का कौन सा सिस्टम है? यहाँ नोट डाल के लिखना बेटा। आपको पता है इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है? वेरी गुड, वेरी गुड, मिक्स्ड। इंडिया ने बेटा इंडिपेंडेंस से लेके आज तक मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही चला है, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी ही रहेगी। प्रखर बेटा माइक शायद ऑन है आपका, सो प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। करवाया था 72,000 कैसे? यस प्रखर, माइक ऑफ करें आप एक बार। फाइन, यस। सो नोट, क्या करना है? नोट, इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंट। इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंट। ये चीज भूलना नहीं, गलती से भी मत भूलना, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस। जब से आजादी मिली है ना, तब से हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, एंड हम इसी तरीके से चलते भी रहेंगे, बिकॉज कंप्लीटली हम कैपिटलिस्ट भी नहीं बन सकते, कंप्लीटली हम सोशलिस्ट भी नहीं बन सकते, ठीक है। तो दोनों का रोल रहेगा ही रहेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वी हैव स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं थोड़े से मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स की। अभी छोटी छोटी बातें ही हो रही है, नोट मेन जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। चार्ट बनाते चलो बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तुम्हारे इन चार्ट से ही पूरे हो जाएंगे बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स। बेटा ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू ना हम कंट्री की ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, उनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ नाम ध्यान रखना है बेटा। 1 2, ये समझ लो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जितने कंपोनेंट थे ना वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं आपके जीडीपी हो गया आपका, जीडीपी के थ्रू आपका इंडिकेटर शो करता है कि कंट्री में ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। इट कुड बी इन्फ्लेशन रेट,
It could be tax rates, interest rate एंड एक्सचेंज रेट। मेनली पता है मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्लक्चुएशंस कैसे कैसे हो रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी अपनी पॉलिसी के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस इंडिकेटर्स की, तो बेटा ये क्या है, ये फ्लक्चुएशंस ही तो है। जीडीपी का एकदम कम हो जाना बेकार बात है, हाई होना गुड, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत गंदी बात है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, महंगाई बढ़ने का मतलब है ये। तो अभी हम ये सब पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसी बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। अल्टीमेटली फिर हम आएंगे कि पॉलिसीज क्या अपनाएगी गवर्नमेंट इसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए, शुरुआत वैसे हो ही चुकी है उसकी, ठीक है, शुरुआत उसकी हो ही चुकी है। बट बिफोर दैट हमें क्या यहाँ पे फोकस करना है, वो फोकस करना है इस पे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। आइए, अच्छा अब हमने शुरू कर दिया है। अब हमने क्या शुरू किया है कि ये पॉलिसीज अब गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करेगी वो किस तरीके से काम होगा इसका, ठीक है। तो आइए उसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी चलाती है फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट पॉलिसी चलाएगी क्यों? जस्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ना इकोनॉमी में, उसी के लिए तो चाहिए होता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। फिर से चार्ट बनेगा, चार्ट बनाते चलो बस, इसमें और कुछ नहीं है। आओ, क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, ठीक है, चार्ट में ही पूरा निकल जाता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, बेटा ध्यान रखना, चार तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट चलाएगी। एक, गवर्नमेंट हमेशा इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रखने के लिए, ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, उसके लिए चार पॉलिसीज इज इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव पॉलिसी, कहीं ना कहीं इस सब के बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। The second one is restrictive policies, restrictive policies. The third one is regulatory policies. And fourth one is facilitative policies. Facilitative, या जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट फैसिलिटीज, डेवलपमेंटल पॉलिसीज, ओके। ये चार तरीके की पॉलिसीज गवर्नमेंट हमेशा रखती है इकोनॉमी में, सो दैट की स्टेबिलिटी बनी रहे, ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो किसी भी इंडिकेटर्स में, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे है, स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन की जाती है। हाँ, ये 12th वाला फिस्कल एंड बजटरी पॉलिसीज ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, वही कवर होगा। फिस्कल पॉलिसी भी पढ़ेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो आएगा। बट अभी ये सब फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी इसके अंदर क्लासिफाई होगी, तभी मैंने पहले आपको ये पढ़ाया, ठीक है। आओ इसके बाद वही बात करेंगे बेटा, बट पहले इसकी बात करते हैं। बेटा जो आप कह रहे हो ना फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वो इसके अंदर क्लासिफाई की जाती है। तो पहले ब्रॉड कैटेगरी पढ़ ले, फिर उसकी सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए, ये पॉलिसीज पता है क्यों अडॉप्ट की गई हैं? देखो, फ्लक्चुएशंस होता क्यों है, अगर हम अपने ऊपर मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स को देखें तो फ्लक्चुएशंस इसीलिए होता है बेटा बिकॉज कुछ चीजें हम इंटरनली काम करने में कैपेबल नहीं होते, और कुछ चीजें जब हम एक्सटर्नल लोगों के साथ रिलेशन रख रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, कोई अपने आप को ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाना चाहेगा, कोई वीक पड़ जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, कभी इंपोर्ट ज्यादा होने लगेगा, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगेगा, या वाइस वर्सा। तो मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं इकोनॉमी में। मेनली क्या होता है, हमारा रिलेशन सिर्फ हमारे साथ नहीं है, वी आर ओपन इकोनॉमी, वी हैव रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो, इसीलिए बेटा फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है। फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है क्योंकि आपने अलाउ कर रखा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, फ्री ट्रेड, कि बाहर के लोग आके आपकी कंट्री में ऑपरेट करें, आप लोग कहीं बाहर जाके ऑपरेट करें, तो बेटा फ्लक्चुएशंस तो चलता ही रहेगा व्हेन यू हैव रिलेशंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वही बात है ना, अब इस फ्लक्चुएशंस को तुम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो पहला है प्रोटेक्टिव पॉलिसी, ठीक है। प्रोटेक्टिव पॉलिसी में क्या आता है बेटा, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हें नहीं चाहिए कोई कंपटीशन,
ध्यान रखिए, पता है प्रोटेक्टिव पॉलिसी का मेन एम क्या होता है? प्रोटेक्टिव पॉलिसी का मेन एम होता है इज टू बेसिकली इग्नोर द कंपटीशन। कंपटीशन चाहिए ही नहीं। कंपटीशन कब नहीं चाहिए होगा? जब आपने टोटली डिसाइड कर लिया है कि आप बाहर वाले को आने ही नहीं दोगे अंदर। तो लो भाई, एक तरीका तो ये हो गया, जब तुम्हें फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपने से मतलब है, यू आर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि ये कंट्री मेरे को चैलेंज कर सकती है, मेरे लिए बहुत ज्यादा थ्रेट लेके आ सकती है, तो आप लोगों ने उसको एंटर करने से ही मना कर दिया। अब एंटर करने से कैसे मना कर दिया? आपने टैरिफ लगा दिए, आपने कोटा लगा दिया, ठीक है, आपने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट रख दिया, आपने प्रोहिबिशन कर दिया कि भाई इनको अलाउ नहीं है, ठीक है। तो हाँ, डोमेस्टिक ट्रेडर्स के साथ ही मेनली इनका काम होगा, इंटरनेशनल ट्रेडर्स के साथ इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो बेटा इसमें हम क्या लिखेंगे? मेनली एम लिख लो। एम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू, एम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू domestic business एंड अवॉइड कंपटीशन। यहाँ पे हम कंपटीशन को अवॉइड करते हैं। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं 1991 से पहले वाला इंडिया, 1991 से पहले वाला इंडिया वाज द प्रोटेक्टिव पॉलिसी, एक्सक्यूज मी, या 1991 से जो पहले इंडिया था ना, उसने आपका प्रोटेक्शनलिस्ट पॉलिसी अपनाया हुआ था, वो अलाउ ही नहीं करता था फ्री ट्रेड। ओके, तो ये आपका है। एंड बाय 1991 पॉलिसी, बिकॉज 1991 में ही तो आपका एलपीजी पॉलिसी आया है बेटा, जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ थोड़ा सा इजी भी हो गया फ्री ट्रेड, राइट। सो इसमें फॉर एग्जांपल लिख लें, आप किस तरीके से प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूज करते हैं? आप यूज करते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ हैवी ड्यूटीज। बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगा दोगे आप, किसी को एंटर ही नहीं करने दे रहे हो आप, ठीक है। आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देते हो, टैरिफ्स, ठीक है। ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। अब देखिए, वहां पे क्या था पिछले वाले में? हमें कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आपको अलाउ ही नहीं कर रहे कि आप हमारी कंट्री में आओ। रेस्ट्रिक्टिव में क्या है? कुछ आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं। लाइक यू वांट कंपटीशन, बट यू वांट नेग्लिजिबल कंपटीशन, लाइक लो लेवल ऑफ कंपटीशन आपको चाहिए। तो लो लेवल ऑफ कंपटीशन कब हो सकता है? जब आप सबको एंटर ना करने दो मार्केट में, ठीक है। आप रेस्ट्रिक्ट कर दो, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अपना लो कि चलो भाई 40% इज अलाउड, लाइक एफडीआई जैसे है। अब एफडीआई भी देखा जाए तो काफी जगह 100% हो गया है, बट स्टिल 20% एफडीआई, 31% एफडीआई, 51% एफडीआई अभी भी चलता है। तो वो जो एफडीआई की लिमिट है वो क्या दिखा रही है कि भाई हम तुम्हें एंट्री तो दे रहे हैं बट कंप्लीट नहीं दे रहे हैं, इतने परसेंट तक का इन्वेस्टमेंट इज अलाउड बाय यू, ठीक है। तो दैट इज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है? यस, प्लीज राइट डाउन। व्हेन गवर्नमेंट imposes some of the restrictions, when government imposes some restrictions, कुछ restrictions लगाई जा रही हैं, ज्यादा नहीं, on trade, it is restrictive policies. It is restrictive policies, ठीक है। यहाँ पे मेन एम क्या है बेटा? एम इज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स, एम इज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स। कि इंपोर्ट्स अलाउ है, रहेगी, ठीक है, बट ज्यादा नहीं रहेगी। ज्यादा क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ओके। जैसे नहीं, फार्मास्यूटिकल की बात करें तो वो तो हम लोग ज्यादा इंपोर्टर्स हैं, ठीक है। हम यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वी आर लेस डिपेंडेंट फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट में तो कम ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा,
एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, किस तरीके से रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी हो सकती है? तो आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपना ली, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी चला रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। या क्या हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये कुछ पॉलिसीज हैं जो आप अपनाते हैं इन दी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। ओके, यस, किसी को कोई डाउट है? ओके, फाइन, चलिए, ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी पॉलिसी। बेटा रेगुलेटरी पॉलिसी में पता है क्या होता है, इसमें ना चीजों पे स्टेबिलिटी रखने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक अथॉरिटी अपॉइंट कर देती है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे सीए अपनी बॉडी है, ठीक है। अब सीए में फ्लक्चुएशंस किस बेसिस पे ना हो कि भाई कि इतने नंबर ऑफ सीए हमें हर साल निकालने हैं, ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सीए के ऊपर एक बॉडी है ना जो उसको रेगुलेट कर रही है। रेगुलेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, समबडी इज देयर टू रेगुलेट यू, टू कंट्रोल यू, ठीक है। तो सीए के ऊपर कौन है बॉडी, आईसीआई बैठी है जो पूरा हिसाब रख रही है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट का, दोज हु हैव एनरोल्ड फॉर द सीए, who have registered for the CA, ठीक है, सबका हिसाब उसके पास है। अब इस डेटा में फ्लक्चुएशंस ना हो वो उसके ऊपर है। सिमिलरली जब हम इकोनॉमी की बात करें तो बेटा इकोनॉमी में भी फ्लक्चुएशंस कैसे होती हैं, आप कुछ ज्यादा ही लैंडिंग कर रहे हो या कुछ ज्यादा ही आप लोन्स दे रहे हो बाहर कंट्री में, ठीक है, ट्रेड में आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए या बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ही करने लग गए, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो इन सब के लिए भी बॉडी बैठी हुई है। बॉडी कौन सी है, जैसे आरबीआई वगैरह है ना। और आपका एक ये आपका देखते हैं इसमें, आपको पता है जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल को प्रमोट करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए नाबार्ड बैठा हुआ है। नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है, कि आप जो है वो इनपुट खरीद सकते हैं, आप हमसे लोन ले लीजिए। हमारा काम ही है कि जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको लोन देने का काम, ठीक है। तो हर एक रेगुलेटरी बॉडी बैठी हुई है जो कंट्रोल कर रही है एक दूसरे को। सेबी के अंडर जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, सेबी उनको कंट्रोल करती है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको आरबीआई रेगुलेट करती है कि भाई एक्सचेंज रेट इतना इनफ्लो हो रहा है, इतना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देयर आर सम रेगुलेटरी बॉडी, इसमें कोई सिंगल फोकस नहीं है, ना तो गवर्नमेंट कोई टैरिफ लगा रही है, ना तो गवर्नमेंट कुछ चीज रेस्ट्रिक्ट कर रही है, बट यहाँ पे उसने एक बॉडी अपॉइंट कर दिया जो उसका हिसाब करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट सब तो नहीं देख सकती, तो गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट कर लिया है। तो इसमें आप लोग लिखें एम्स टू रेगुलेट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, है ना। सर्विस सेक्टर के लिए सर्विस, एग्रीकल्चरल पॉलिसी अब आ रही है धीरे धीरे। यूपी में पहली एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2019 में आई। अब ये अगर हमारा एग्रीकल्चरल जो चल रहा है रूल, ठीक है, ये अप्लाई हो गया ना, एक बार इसको मंजूरी मिल गई, और अगर एक बार इसका जो जितने भी स्ट्राइक हो रहे हैं, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, अगर वो रुक गया और कोर्ट ने भी इसको पास कर दिया, तो हमारे पास एग्रीकल्चर लॉ भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बेटा ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में नियम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉलिसी का काम क्या है वो ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज पॉलिसीज ensures strict applications of provisions made by the regulatory bodies, तो जो भी रेगुलेटरी बॉडी ने प्रोविजंस बनाए हैं कि आपको इस तरीके से ऑपरेट करना है, इन अथॉरिटीज का वही काम है कि वो वैसे ही चले, ठीक है, वो वैसे ही चले, उस दायरे से बाहर ना जाएं, ठीक है।
अब एग्जांपल क्या होता सेक्टर है, ऑफ की बात आरबीआई है, करी थी ना। आरबीआई कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। सेबी है, सेबी जो है, सेबी का फुल फॉर्म आप लोग को पता ही होगा, है ना। फर्स्ट प्रिंट पूरा नहीं है, क्या हो गया? जो फर्स्ट पॉइंट है वो पूरा नहीं है। महक कुछ कहना चाह रहे हो आप? सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बहुत लो वॉइस है, एक बार आप चैट बॉक्स में डालो। हेलो सर, आवाज आ रही है? मुझे धीरे आ रही, कहीं इस साइड से तो नहीं है कुछ? एक मिनट। हेलो। हेलो हेलो, यस बेटा, अब आ रही है थोड़ी बहुत, बताइए। फर्स्ट पॉइंट पूरा नहीं आ रहा। फर्स्ट पॉइंट किसका पूरा नहीं आ रहा बेटा? सर, Different aims to touch. regulate different सेक्टर ऑफ sectors द of the इकोनॉमी। I got it. Aims to regulate different sectors of the economy. Aims to regulate different sectors of the economy. Okay. Yes. तो as I told you, यहाँ पे आरबीआई है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। सेबी जो है वो सारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रही है, ठीक है, जितने भी ब्रोकर्स है उसके अंदर। आईआरडीए, बेटा आईआरडीए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इंश्योरेंस, एक तो इतना छोटा स्पेस है ना, ध्यान से सुन लो, मेरी वॉइस से भी आपको इसमें पता चल जाएगा, प्लीज राइट डाउन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। वेट, लेट मी टाइप इट हियर चैट बॉक्स में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए का फुल फॉर्म। आईआरडीए का फुल फॉर्म है आपका इंश्योरेंस डेवलपमेंट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्लीज राइट डाउन, इसको लिख लेंगे एक बार। ओके, चैट बॉक्स में मिल चुका होगा आप लोग को। यस, तो ये सारी कुछ बॉडीज हैं जो मिलके काम करती हैं रेगुलेट करने का। अभी नहीं आया। नहीं दिख रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी No, sir. डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं अगर कुछ भेजूंगा मैसेज तो दिख जाएगा ना आप लोगों को। सर आपने किसको भेजा है? दिख रहा नहीं। एक स्टूडेंट को दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। एवरीवन को भेजो। हाँ हाँ, एक स्टूडेंट को दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है वो। मैं अब मैं करता हूँ, वेट वेट। हाँ सर, एवरीवन को। यस, वेट वेट वेट, इसी को कॉपी कर दो ना। हाँ ठीक है। अब आ जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट? यस सर। यस, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बेटा। फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसी, यस प्लीज राइट डाउन। फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल पॉलिसीज या फिर फैसिलिटेटिव पॉलिसीज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये चीज क्या है, ये ना प्रमोशन के लिए है कि कभी कोई दिक्कत आती है तो ये जो पॉलिसीज हैं इसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज कमी ना हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, फार्मर्स को, रूरल फार्मर्स को लोन नहीं मिलता बहुत इजीली, ठीक है, उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और अगर लोन नहीं मिलेगा तो फिर इनपुट्स नहीं खरीद पाएंगे, इनपुट्स नहीं खरीद पाएंगे तो फिर प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए नाबार्ड बना हुआ है, ठीक है।
एग्जिम बैंक होता है जो एक्सपोर्ट पॉलिसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आइए इसका लिख लें, छोटा सा ही पॉइंट है। क्या करता है फैसिलिटेटिव पॉलिसीज, प्लीज राइट डाउन। फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट पॉलिसी, फैसिलिटेटिव डेवलपमेंट policies aims to promote the activities of small scale industries। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनको लोन नहीं मिल पाता, अब वो किसी पे डिपेंडेंट हैं, तो बेटा कोई तो उसको प्रमोट करे, कोई तो फैसिलिटेट करे। और एमएसएमईज हो गए, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना, तो उन लोगों को आराम से लोन मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटिव पॉलिसी। अब इसमें एग्जांपल्स जैसे आपके नाबार्ड आ गए, ठीक है। नाबार्ड तो आपको पता ही है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। ये आपका नाबार्ड है, ओके। और एक चीज और इसमें दे रखी है बेटा, मटेरियल में था तो मैंने नोट कर लिया, इसको जरा ध्यान रखना, मटेरियल की कोई चीज ना छूटे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये न्यूली स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी हम सुनते होंगे ना, एनएसडीसी आप लोग सुनते होंगे, ये वही है, ओके। इसके तहत बेसिकली क्या होता है, जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ना, वो इसी के थ्रू चलाए जाते हैं, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और टू एस्टैब्लिश योर बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके तहत युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, ठीक है, उनको स्किल्स उनमें डेवलप की जाती हैं। तो ऐसे जो है बेसिकली प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं टू फैसिलिटेट their development, okay। So these all are the policies recommended by the government, these are some main policies, right। now अब एक छोटा सा चार्ट बना लो और उसको डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो आप कह रहे थे ना फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो अब आपका आएगा मेनली, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कल। आइए, ओके, ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आगे। एक छोटा सा चार्ट बना लें हम, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे बेटा। उसमें दो तरीके की पॉलिसी है, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी, और दूसरा है बेटा आपका सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। एक तो जो पूरे कहें इकोनॉमी को हमें मैनेज करने के लिए पॉलिसी, और एक डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं ना इकोनॉमी में, उनको मैनेज करने की पॉलिसी। प्राइमरी का, इंडस्ट्री का अलग, एग्रीकल्चर का अलग, ठीक है, इस तरीके से। अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर बेटा आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, एक है आपका फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, एक है आपका फिस्कल पॉलिसी और एक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है बेटा। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, ठीक है, आपको याद होगा। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ध्यान दो ही चीज रखनी है, ठीक है, एक होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल तो चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
एक होता है हमारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, राइट। सेक्टर मैनेजमेंट में ना आपके 3 पॉलिसी हैं। द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जो कि हमें पढ़ना नहीं है बिकॉज अभी ये कंप्लीटली ना इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके, ये पढ़ना नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी थोड़ा बहुत देख लेंगे, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूंगा, वो पढ़ना है, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहाँ दिखेगा अभी नहीं ना, 1 मिनट रुको, दिख जाएगा, ये लो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हाँ तो बेटा ये तो चार्ट बना लो। और फिस्कल पॉलिसी तो हम चार्ट में ही खत्म कर लेते हैं, है कुछ नहीं इसमें बेटा। देखो, फिस्कल पॉलिसी जो होती है ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि मान लो कल को इकोनॉमी में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन इन द सेंस मींस कि किसी को ज्यादा ही इनकम हो रही है, किसी को बहुत कम इनकम हो रही है, पुअर एकदम पुअर होता जा रहा है, रिच एकदम रिच होता जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तब इंटरफेयर करती है और वो 2 तरीके की पॉलिसी चलाती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ताकि गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को कम कर सके, इक्वालिटी को थोड़ा फैसिलिटेट करे, ठीक है, हम इक्वालिटी लेवल पे आए। तो बेटा एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम क्या कोशिश करते हैं कि हम कंट्री में ना ग्रोथ को बढ़ाएंगे। वो किस तरीके से? बाय इंक्रीजिंग दी, ये इंक्रीजिंग का साइन है, ओके, इंक्रीजिंग दी, इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, okay, increasing aggregate demand by increasing the government expenditure, by increasing the government expenditure। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि हम डिमांड को बढ़ाएं, ठीक है। यस, सो क्या कोशिश रहेगी कि हम लोग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के, ठीक है, डिमांड बढ़ा के। और दूसरा क्या होगा? रिडक्शन इन टैक्सेस। बेटा टैक्सेस कम लगाओगे तुम, तभी तो तुम्हारा ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहलाएगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या है बेटा? डिमांड कम है, तुम्हें इसको बढ़ाना है, लोगों पे स्पेंड करना है, ठीक है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए बेटा एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हम तब अपनाते हैं जब इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डिक्रीजेस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी पब्लिक पे, ठीक है। गवर्नमेंट डिक्रीजेस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को वो बढ़ा देगी, इंक्रीजिंग द टैक्सेस, ठीक है, इंक्रीजेस द टैक्सेस। तो ये होता है आपका फिस्कल पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो ये इंश्योर करती है कि मेरी इकोनॉमी में किसी भी तरीके से फ्लक्चुएशंस ना हो बाय माय पीपल, ठीक है। अब तुम्हारे पीपल कैसे फ्लक्चुएशंस ला सकते हैं? डिमांड के थ्रू, ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा ही डिमांड हो गई है, बहुत कम ही डिमांड है, ठीक है। पुअर और पुअर हो रहा है, रिच और रिच हो रहा है, तो बेटा टैक्स इंपोज कर दो ना, ज्यादा रिच हो रहा है तो उससे ज्यादा टैक्स वसूलो, और उससे जो टैक्स वसूल कर रहे हो उसको एज अ सब्सिडी पुअर पे स्पेंड कर दो, तो मेंटेन हो गई स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। फोकस आपको ये रखना है, फिस्कल पॉलिसी का दूसरा नाम गवर्नमेंट पॉलिसी होता है। इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात की जाती है और टैक्सेस की बात की जाती है, ठीक है। अब यूज कब क्या किसमें होगा वो मैंने आपको बता दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 3 टॉपिक रह गए हैं हमें डिस्कस करने के लिए। एग्रीकल्चर इज नॉट योर पार्ट बिकॉज एग्रीकल्चर अभी लॉ ही नहीं बना है परमानेंट, तो पॉलिसी अभी उसमें आई भी नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, मटेरियल में भी नहीं है। बट रिमेनिंग मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। और एमसीक्यूज भी बेटा हम इससे कर लेंगे। तो आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? देखिए मेनली हम चार्ट सी के थ्रू समझ रहे थे, ठीक है।
तो एक बार थम्स अप दे दे बेटा। कुछ है नहीं इस चैप्टर में, इसीलिए मैंने कहा कि पहले उठाते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। समझते चलो, पढ़ते चलो, डाउट आए तो क्लास में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, और आज दूसरी क्लास भी है तो उसमें मिलते हैं पहले, तो बाकी ये Bye, करते sir. हैं कंटिन्यू कल वाली क्लास में। चलिए बेटा, थैंक यू फॉर टुडे एंड टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स एंड विल सी यू आफ्टर सम टाइम। फाइन।